हेलो स्टूडेंट, आज फाइनली हमने डीसीए पीजीडी से आईटी ट्रेंड यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 5 तक पूरा आप क्लियर करने वाले हैं। ठीक है ना। बस आप देखते रहना कैसा क्या होने वाला है। यूनिट नंबर फर्स्ट में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट 2, 3, 4 ऐसे करके पांचों यूनिट। तो हम बात करते हैं यूनिट नंबर 1 की। यूनिट नंबर 1 में आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिखना है भाई। पहला क्वेश्चन आएगा मल्टीमीडिया क्या है। क्या मैंने बोला? मल्टीमीडिया क्या है, इसके कंपोनेंट और एलिमेंट को समझाइए। इसके कंपोनेंट और एलिमेंट को समझाइए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले ये होता क्या है, आपको पता है मल्टीमीडिया होता क्या है। अब मल्टीमीडिया को अपन तोड़ते हैं तरीके से। ठीक है, कैसे तोड़ते हैं थोड़ा देखना। मल्टीमीडिया, अब यहां पर मल्टीमीडिया डेफिनेशन क्या लिखोगे? मल्टीमीडिया दो वर्डों से मिलकर बना है, मल्टी और मीडिया। जहां मल्टी का मतलब अनेक होता है और मीडिया का मतलब साधन होता है। अर्थात जहां पर अनेक साधनों का एक समूह होता है उसे मल्टीमीडिया कहते हैं। अब बोलोगे सर किन साधनों का समूह होता है? तो भाई मल्टीमीडिया मनोरंजन होता है। अब मनोरंजन में कौन कौन से साधन आ सकते हैं? बोलोगे गाना, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, ओके, और हमारा इमेज हो जाता है, और हमारा ग्राफिक्स हो जाता है, साउंड हो जाता है, एनिमेशन हो जाता है। तो एक बार और डेफिनेशन देखना। मल्टीमीडिया दो शब्दों से मिलकर बना है, मल्टी और मीडिया। जहां मल्टी का मतलब अनेक और मीडिया का मतलब साधन होता है। अर्थात मल्टीमीडिया जहां पर अनेक साधनों का समूह होता है, जहां पर अनेक साधनों का एक समूह होता है उसे मल्टीमीडिया कहते हैं। जैसे ऑडियो, वीडियो, इमेज, ग्राफिक्स, एनिमेशन आदि। ठीक है, इसके बाद आपको क्या लिखना है? मल्टीमीडिया के द्वारा किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को बहुत ही आकर्षित और बहुत ही सरल भाषा में समझाया जा सकता है। इसका उपयोग ट्रेनिंग सेंटर और मेडिकल साइंस में अत्यधिक रूप से किया जाता है। अब बात करते हैं कि जो मल्टीमीडिया है ये दो भागों से मिलकर बनता है। एक तो होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? हार्डवेयर में वे तत्व आते हैं जिनको हम आसानी से छू सकते हैं, जैसे साउंड, ठीक है, सीडी, डीवीडी। और बात करें सॉफ्टवेयर में, तो ये बताइए मल्टीमीडिया में कौन कौन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? तो आप बताओगे सर वीडियो मिक्सिंग, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, फोटोशॉप, ड्रीम एवन, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जो मल्टीमीडिया से रिलेटिव होते हैं। राइट, तो ये होते हैं दो भाग। अब इसके बाद आपको अगली हेडिंग क्या लिखना है? एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया, कंपोनेंट एंड एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया। मतलब मल्टीमीडिया के कंपोनेंट और एलिमेंट। जैसे ही आप इसको लिखोगे तो आप अपनी पूरी एक कॉपी के पेज में ऐसा सर्कल बनाना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखना है? मल्टीमीडिया लिखना है। ओके, मैं यहाँ पर स्मॉल और कैपिटल दोनों में लिख दिया क्या? चलो, आपको यहाँ पर लिखना है मल्टीमीडिया लिखना है। अब ये बताओ मल्टीमीडिया में क्या क्या आते हैं भाई? पहला तो हमारा टेक्स्ट आ जाता है। ठीक है, आप लोग को ऐसे सजाते हुए लिखना है। टेक्स्ट हो गया, और बताओ इमेज हो गई। ओके, इसके बाद हमारा क्या जाता है भाई? ऑडियो हो गया, ठीक, साउंड हो गया, वीडियो हो गई, एनिमेशन हो गया, और कुछ बचा क्या? ग्राफिक्स हो गया। ऐसे आपको चारों तरफ करके बनाना है। इसके बाद टेक्स्ट के रूप में लिखना है। अब ये टेक्स्ट का डेफिनेशन क्या होता है? जब हम किसी भी डेटा को टाइप करते हैं तो वो टेक्स्ट कहलाता है। अब टेक्स्ट भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे प्लेन टेक्स्ट, फॉर्मेट टेक्स्ट, पीडीएफ टेक्स्ट, आरटीएफ टेक्स्ट और एचटीएमएल टेक्स्ट। ये सारे टेस्ट होते हैं और इनकी डेफिनेशन, इनके एक एक यूनिट के क्वेश्चन मैंने आपको यूनिट वाइज वीडियो बनाया है। यदि आपको वीडियो नहीं मिलती हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7987623397 पर व्हाट्सएप कर देना।
लेकिन यदि व्हाट्सएप थोड़ा सा रिप्लाई देरी में मिलता है या टाइम लगता है तो आप ज्वाइन बटन ले लेना, आपको तुरंत ही रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और मेरे मेंबर भी आप इससे बन जाओगे। मात्र आपको 59 रुपए देना है, ज्यादा पैसे नहीं देना है, राइट। इसके बाद कंपोनेंट, एलिमेंट, इन सब के बारे में आपको लिखना है और इसके लिए मैं अलग अलग वीडियो बना के रखा हूं। यदि हम एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तो वीडियो हमारी कम से कम 1.5 से 2 घंटे जाएगी, इसलिए एक ही शॉर्ट में मैं सोच रहा था सारे क्वेश्चनों को थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है क्या, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन होता है प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट, इसके बाद आता है हमारा फॉर्मेटेड टेक्स्ट, फॉर्मेटेड टेक्स्ट, ठीक है। और इसके बाद आता है आरटीएफ और इसके बाद आता है एचटीएमएल टेक्स्ट। अब ये बताओ, ये सारे टेक्स्ट है ना। अब प्लेन टेक्स्ट और फॉर्मेट टेक्स्ट, आरटीएफ टेक्स्ट, इन सब में अंतर बहुत अच्छे समझना। मान लो कि ये आपका नोटपैड है, क्या है, नोटपैड है, और यहां पर एक आपका वर्ड पैड है, वर्ड पैड है, ठीक है। अब यदि मैं बोलता हूं कि प्लेन टेक्स्ट किसे कहते हैं, प्लेन टेक्स्ट ऐसे टेक्स्ट कहलाते हैं जहां पर हम ओनली टाइप कर सकते हैं, ज्यादा किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग नहीं करते हैं, उसे बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट। जैसे मैं बोलता हूं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसके द्वारा हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन प्लेन टेक्स्ट में किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। जबकि जो हमारे फॉर्मेटेड टेक्स्ट होते हैं, हम टेक्स्ट को लिखते हैं तो प्लेन टेक्स्ट होते हैं, लेकिन लिखने के बाद जब टेक्स्ट को सजाया जाता है तो उसे बोलते हैं फॉर्मेटिंग करना। और जब भी हम टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करते हैं, अर्थात बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, उसमें कलर देना, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, टेक्स्ट हाईलाइट, कलर, ये सारे ऑप्शन अब उसमें अप्लाई कर देते हैं तो उस टेक्स्ट को बोला जाता है फॉर्मेटेड टेक्स्ट, ओके। इसके बाद आता है आरटीएफ, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। इसका मतलब ये होता है कि यदि मैं यहाँ पर युवा लिखा हूं, युवा कंप्यूटर, ठीक है ना। अब ये युवा कंप्यूटर लिखा हुआ है, अब मैं इस युवा को सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करके दूसरे स्थान पर क्या, सिलेक्ट करके यहां से कॉपी किया और दूसरे स्थान पर पेस्ट कर दिया। तो जब किसी भी सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को कॉपी किया जाता है और कॉपी किया हुआ डेटा दूसरे स्थान पर रखा जाता है तो उस टेक्स्ट को बोलते हैं आरटीएफ टेक्स्ट। क्या बोलते हैं, आरटीएफ टेक्स्ट। और जो हमारे एचटीएमएल टेक्स्ट होते हैं, इसकी सहायता से वेबसाइट का निर्माण किया जाता है और इसमें कोडिंग भी की जाती है। इसके पहले मैंने आपको बताया है। आप यदि इंटरनेट एंड ई कॉमर्स में 3rd यूनिट देखेंगे डीसीए की और 2nd यूनिट देखेंगे पीजीडीसीए की, तो आपको एचटीएमएल से रिलेटेड बहुत सारी मैंने वीडियो अपलोड करके रखा है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट जरूर करना, नहीं तो मैं आगे सब्जेक्ट के इतना सारा लॉन्ग वीडियो नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें एनर्जी भी लगती है, ठीक है, और सारी चीजें इंक्लूड होती हैं इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा, फर्स्ट यूनिट से आपको ओनली 2 ही क्वेश्चन करना है। क्या, फर्स्ट यूनिट से ओनली 2 क्वेश्चन करना है। अब बात करते हैं अपन 2nd यूनिट की। तो 2nd यूनिट में पूरा क्वेश्चन उठा के यहाँ रख दो, जो फर्स्ट यूनिट में है वहीं 2nd यूनिट में भी क्वेश्चन को दोबारा रिकॉल कर दिया गया है। आप वो चीज समझ पाए हो तो ठीक है, और नहीं समझ पाए तो मैं आपको क्लियर बता दूं, ये क्वेश्चन आप कर लेना तो आपका फर्स्ट एंड 2nd यूनिट दोनों ही कवर हो जाएंगे। इसके बाद इस यूनिट में दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, साउंड, ठीक है, साउंड होता है और इसी में OLE होता है, वेरियस साउंड, और इसी में क्या होता है, वेरियस साउंड फॉर्मेट, और इसी में होता है अपना MIDI, ठीक है। अब ये बताओ साउंड किसे कहते हैं, तो मैं बोलूंगा जब किसी जीवांत वस्तु के द्वारा जो आवाज निकाली जाती है वह साउंड कहलाती है। साउंड का मतलब होता है आवाज, जो कंपन, ठीक है, जो हमारे कंपन से उत्पन्न होती है, हवा के द्वारा कंपन से उत्पन्न
होता है उसे साउंड कहते हैं। या दूसरी भाषा में बोलना, किसी मानव या जीवंत जानवरों के द्वारा निकाली गई आवाज साउंड कहलाती है। मैं आपको ये भी बताया हूं कि साउंड मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलोगे सर 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा एनालॉग साउंड, दूसरा होता है हमारा डिजिटल साउंड, ओके, इनके बीच में अंतर भी मैंने बहुत अच्छे से बताया है। फिर इसके बाद मैंने बताया है मोनो साउंड, इसके बाद बताया है स्टेरियो साउंड। स्टेरियो साउंड, ये 4 प्रकार के साउंड होते हैं जो आपको बनना चाहिए, क्योंकि मैं इसकी एक पर्सनल वीडियो बनाया हूं, उस वीडियो में जाकर देख लेना। नहीं मिलती, मैंने व्हाट्सएप नंबर दे के रखा है, सारी चीजें देख लेना, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट OLE। OLE का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। इसका मतलब क्या होता है? यदि आप एक एप्लीकेशन में इस टकलू को रखे हुए हो, मान लो कि ये एप्लीकेशन वर्ड पैड है, क्या है? वर्ड पैड है, और ये एप्लीकेशन मान लो आपका MS वर्ड है, राइट। अब मैं बोलता हूं किसी एक एप्लीकेशन से किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे एप्लीकेशन तक लाने की प्रोसेस को OLE कहा जाता है। देखो, O फॉर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बोलते हैं इस टकलू को या इमेज को, ठीक है। L मतलब होता है लिंकिंग। जब ये टकलू या कोई इमेज यहां से यहां तक पहुंचती है तो मतलब एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में लिंक हो चुकी है। एम्बेडिंग का मतलब ये टकलू यहां पर आ गया, मतलब एम्बेडिंग हो गई। तो आप क्या करोगे? OLE का पूरा नाम ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग है। OLE एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रोसेसिंग है या ऐसा प्रोसेस है जब कोई एक एप्लीकेशन से किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे एप्लीकेशन में लाया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं OLE, ठीक है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, वेरियस साउंड फॉर्मेट। ये क्या कहलाता है? वेरियस का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के साउंड फाइल फॉर्मेट क्या होते हैं। तो ये भाई साहब इसकी भी मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है अनकम्प्रेस साउंड फॉर्मेट, ठीक है, और दूसरा होता है भाई इसमें लॉसलेस साउंड फॉर्मेट, और एक होता है लॉसी साउंड फॉर्मेट, ठीक है ना। अब इनमें क्या होता है, इसकी भी मैंने पर्सनल वीडियो बनाया है, सारी चीजें मैंने अलग अलग दिया है, बस इसमें एक प्रकार का ओवरव्यू आपको दे रहा हूं। और इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है MIDI, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये होता है इसका पूरा नाम, क्या? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। इससे क्या होता है, जब हम कोई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग करते हैं तो उसमें जो साउंड निकलता है, उस साउंड को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एक सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। उस सॉफ्टवेयर को बोला जाता है MIDI। इसकी कुछ मेमोरी होती है, उस मेमोरी तक हम साउंड को अनेक प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सेकेंड यूनिट कंप्लीट। 1 मिनट। चलो, इसके बाद यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं। अब यूनिट नंबर 3 में क्या रहता है, ठीक है, मैं सारी चीजें एक एक करके कंप्लीट करते चलता हूं, लेकिन हो सके तो ज्वाइन बटन ले लेना ताकि मेरी भी हेल्प हो सके और मैं नेक्स्ट टाइम डिजिटल बोर्ड में आपको पढ़ा सकूं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में मैं आपको एक ही वर्ड से सारी यूनिट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। उसका नाम है ई गवर्नेंस। जी, यूनिट खत्म। अब बोलोगे कैसे? अब ये बताओ, ई गवर्नेंस आया, एक होता है ई गवर्नमेंट, ठीक है। पहले हम गवर्नमेंट समझते हैं। गवर्नमेंट एक प्रकार की संस्था व निकाय होती है जो विभिन्न प्रकार के नियम को लागू करके उस पर कार्य करती है, उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट, ठीक है। और गवर्नेंस क्या होता है? ई गवर्नेंस एक प्रकार की प्रोसेस होती है जो गवर्नमेंट द्वारा योजनाएं दी जाती हैं, उस योजना या उस कार्य को क्रियान्वित करके पब्लिक तक पहुंचाना ई गवर्नेंस कहलाता है।
या दूसरी भाषा में बोल देते हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो भी चीजें बताई जाती हैं उन सारी योजनाओं या उन सारे कामों को नागरिक तक पहुंचाने की प्रोसेस ई गवर्नेंस कहलाती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं ई गवर्नेंस को हम कितने तरीके से देख सकते हैं। तो एक होता है G2C, एक होता है G2B और एक होता है G2G। और होता है क्या? G2C मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, मतलब कि गवर्नमेंट से नागरिक कैसे पहुंच सके। गवर्नमेंट टू बिजनेस, इसमें क्या होता है जब ऐसे बहुत सारे व्यापारी होते हैं जिनको टैक्स भरना होता है तो वो क्या करते हैं, तो जीएसटी की जिसमें भी टैक्स भरते हैं उस वेबसाइट में जाते हैं और डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये प्रोसेस कहलाती है गवर्नमेंट टू बिजनेस। और गवर्नमेंट जो सिटीजन होता है उसमें क्या होता है कि कोई भी नागरिक, मान लो कि पैन कार्ड बनवाना है, किसी भी बाइक का नंबर देखना है, बाइक के नंबर से मालिक का नाम देखना है, तो कोई भी नागरिक उसमें जो भी वेबसाइट होती है उसमें जाता है, डेटा फिल करता है और गवर्नमेंट से वो चीजें निकाल लेता है। ठीक है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जब एक राज्य का अधिकारी दूसरे राज्य के अधिकारी से आपस में कम्युनिकेट करता है तो वो भी किसी भी साइट के माध्यम से करता है तो उसको हमको क्या बोलते हैं, G2G बोला जाता है। ठीक है। एक और होता है G2E, क्या, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। चलो ठीक है, 3 ही लिख देना, राइट। इसके बाद हमारा इसी में आ जाता है, बताओ अगला क्वेश्चन, ई डेमोक्रेसी वो सॉरी हाँ, पहला हो गया गवर्नेंस क्या है। ठीक है। इसी में आ जाता है गवर्नेंस के लाभ और गवर्नेंस की हानि, जो कि मैंने आपको वीडियो में बता के रखा है। ये सारी चीजें आप देख लेना, नहीं बनती हैं व्हाट्सएप करना, मैं डायरेक्ट वीडियो आपके व्हाट्सएप में दे दूंगा। कमेंट भी करोगे तो कमेंट आपको बकायदे प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा। ठीक है। इसके बाद आता है ई डेमोक्रेसी। ई डेमोक्रेसी, ओके। इसका मतलब क्या होता है, लोकतंत्र। अब ये बताओ, लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, ये कैसे काम करेगा भाई। यदि मैं बोलता हूं कि हर एक नागरिक गवर्नमेंट से कैसे जुड़ सकता है डिजिटल रूप में, तो सबसे पहले अपने दिमाग में आता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या होती है, जब भी चुनाव होता है तो गवर्नमेंट के पास हर एक व्यक्ति का डेटा देना होता है, तो गांव गांव में मशीन रखती हैं और वोट में क्या होती है, वोटिंग होती है। तो जितनी भी वोटिंग होती है सारा डेटा गवर्नमेंट पास चला जाता है। अब गवर्नमेंट को कहीं जाना भी नहीं है और डिजिटल रूप से हर एक नागरिक क्या हुआ, गवर्नमेंट से जुड़ गया, तो वो क्या कहलाता है, ई डेमोक्रेसी। कहने का मतलब ये है जब जनता गवर्नमेंट से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़ती है उसे कहते हैं ई डेमोक्रेसी। ओके। इसके बाद इसी में अपन ले लेते हैं साइबर क्राइम आ जाएगा यूनिट नंबर 3 में, और इसी में जाएगा ट्रिपल मॉडल। ठीक है। इसी में वॉर्म आ जाएगा, इसी में आ जाएगा अपना ट्रोजन वॉर्म आ जाएगा। ठीक है। इसी में जाएगा अपना डोस अटैक, ये सब इसी के हैं भाई साहब। क्या जाएगा, डोस अटैक आ जाएगा। इसी में अपना उमंग ऐप आ जाएगा, ठीक है, देखते चलना। इसी में जाएगा डिजिटल लॉकर, राइट। इसी में जाएगा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है। और इसी में क्या आ जाएगा भाई, और इसी में स्पाईवेयर आ जाएगा, स्पैमिंग आ जाएगा। ये सारी इंपॉर्टेंट टिप्पणी है, ध्यान रखना। और इसी में फिशिंग आ जाएगा। अब बोलोगे सर इतनी सारी टिप्पणी है, एमपी ऑनलाइन आ जाएगा। ये कब आएगा ये भी बता रहा है, ये सब अथवे में आएगा। अब बोलोगे सर किसके अथवे में आएगा, तो ये ई गवर्नेंस का पहला क्वेश्चन रहेगा। ई गवर्नेंस क्या होता है, इसके लाभ हानि लक्षण, और इसके अथवे में ये टिप्पणी आएंगी भाई। तो ये टिप्पणी को भी एक एक करके मैं सारी टिप्पणियों को समझाया हूं, आप थोड़ा सा जाकर देख लेना। और नहीं आती वीडियो तो आप मेरे को बताना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है। किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा, ये फिक्स है। और इसके बाद भी यदि आपको कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप मेरे को क्वेश्चन पेपर के एक दिन पहले बता देना। ऐसा नहीं है कि कल पेपर है मेरे को नाइट में क्वेश्चन सेंड कर रहे हो, ये पॉसिबल ही नहीं है।
क्योंकि मैं वीडियो मोबाइल से बनाता हूं, ना कि किसी प्रकार के डिजिटल बोर्ड से, ठीक है। अब ज्वाइन बटन लेके आप मेरी हेल्प करना चाहो तो वो अलग चीज रहती है, ठीक है। इसके बाद हम यूनिट नंबर थर्ड तो हो गया, फोर्थ में बात करते हैं। यूनिट नंबर फोर्थ में क्या हम देखेंगे, थोड़ा सा देखने का प्रयास करना। चलो भाई, यूनिट नंबर फोर्थ में जाता है हमारा सेलुलर ट्रांसमिशन। क्या जाता है, 1 2 3 4, हाँ सेलुलर ट्रांसमिशन। पहला हमारा आ जाएगा क्वेश्चन, सेलुलर, सही लेगा, हाँ सेलुलर ट्रांसमिशन क्या है। चलो ये यूनिट भी खत्म, एक ही क्वेश्चन से पूरी यूनिट ही खत्म। सेलुलर ट्रांसमिशन समझ में आ गया, मतलब सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। और इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है, इसमें वायरलेस एंड, इसी में जा सकता है मोबाइल कंप्यूटिंग, ओके। इसी में तीसरा क्वेश्चन बन सकते हैं हमारा हैंड ऑफ, और इसी में बन सकते हैं हमारा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसी में जाएगा अपना पांचवा इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और इसमें और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन क्या है, अभी मैं समझाता हूं। वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक। इसी में सातवां जाएगा एडहॉक नेटवर्क। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा, ठीक है। और इसी में जाएगा अपना वायरलेस टेक्नोलॉजी। अब बोलोगे सर इतना सारा कैसे पढ़ें, तो भाई ये बहुत सस्ता है, बहुत ही सरल है, ठीक है। और इसी में अपना आ जाएगा अपना IMEI नंबर, SIM आ जाएगा, सेंसर नेटवर्क आ जाएगा, और इसमें ISP आ जाएगा, लाईफाई आ जाएगा, इसी में वॉइस मेल आ जाएगा। इतनी सारी चीजें आएंगी। अब बताओ इतनी सारी चीजें एक क्वेश्चन से कवर करना कितना कठिन होगा, और उस कठिन समस्या को अपन खत्म करते हैं, ठीक है। पहला क्या है हमारा, सेलुलर ट्रांसमिशन। सबसे पहले ये बताओ, आप टावर जानते हो कि नहीं जानते। अब बोलोगे सर टावर कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। तो भाई ये अपना क्या है, मान लो ये अपना टावर है, ठीक है, ये हमारा टावर है। अब इस टावर से हम सारी चीजें कवर करने का प्रयास करते हैं। मान लो ये टावर का जो रेंज है वो कितना है, 80 किलोमीटर का। कितना है, 80 किलोमीटर का। जो ये टावर होता है ना, इसको बोला जाता है बेस स्टेशन। क्या बोला जाता है, बेस स्टेशन। और जब ये बताओ एक बेस स्टेशन 80 किलोमीटर की रेंज को कवर करता है, तो ऐसे भी होंगे कि 80 किलोमीटर में बहुत सारी घर आते हैं, कॉलोनी आती हैं, बहुत सारी होटलें आती हैं। तो यदि मैं होटल का एग्जांपल लेता हूं कि ये कोई होटल है, तो इस होटल में वाईफाई तो लगा होगा, फॉर एग्जांपल लगा होगा। और ये वाईफाई कितने, मैं बोलता हूं 2 किलोमीटर की रेंज को कवर करेगा, अधिकतम मैक्सिमम, ठीक है, इतना होता नहीं है। चलो भाई 200 मीटर करो, 200 मीटर को कवर किया। अब ये जो हमारा टावर है इसे हम बेस स्टेशन कहते हैं। बेस स्टेशन 80 किलोमीटर कवर किया, वाईफाई हमारा 200 किलोमीटर कवर किया, ठीक है, 200 मीटर। अब ये बताओ ये भी रेंज को कवर करता है, ये भी रेंज को कवर करता है। फर्क इतना है कि ये कम रेंज को कवर करता है, ये अधिक रेंज को कवर करता है। ऐसे नेटवर्क जो कम रेंज को कवर करते हैं उसे बोलते हैं लो पावर बेस स्टेशन। क्या बोला जाता है, लो पावर बेस स्टेशन। बाकी दिमाग नहीं लगाने का, ध्यान रखना, ठीक है, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाने का। लो पावर बेस स्टेशन, ये हमारा बेस स्टेशन। अब मैं बात करता हूं कि बेस स्टेशन कितनी दूरी कवर करता है, तो बोलोगे सर 80 किलोमीटर। तो कोई भी एक बेस स्टेशन जितनी दूरी कवर करता है उस दूरी को बोला जाता है सेल। क्या बोला जाता है, सेल।
अब सुनो सेलुलर ट्रांसमिशन की डेफिनेशन। एक चीज और सुनना, एक टावर ये है, एक टावर मैंने ये लगा दिया, ये भी 80 किलोमीटर की रेंज को कवर करता है। मान लो कि ये आप हो, एक मिनट, मान लो कि ये आप हो, ठीक है ना, ये आप हो। अब क्या हो तो क्या कर लोगे, कुछ नहीं करें, ठीक है। अब मान लो कि ये बेस स्टेशन ये वाले की रेंज में कवर कर रहा। फॉर एग्जांपल, जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी मोबाइल एक टावर से अलग होता है तो वो हैंड ऑफ कहलाता है, और जब दूसरे टावर में एंट्री मारता है तो वो हैंड इन कहलाता है। अब सेलुलर ट्रांसमिशन की डेफिनेशन सुनो। सेलुलर ट्रांसमिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बेस स्टेशन, लो पावर बेस स्टेशन और सेल उपस्थित होते हैं जो किसी भी डेटा को आपस में कम्युनिकेट करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सेलुलर ट्रांसमिशन। और सेलुलर ट्रांसमिशन को दूसरे तरीके से ऐसी डेफिनेशन करते हैं, जब बहुत सारे बेस स्टेशन, मान लो कि ये पूरा हमारा एमपी है, अब एमपी में बहुत सारे क्या होंगे, टावर होंगे, बेस स्टेशन होंगे, ठीक है। जब बहुत सारे बेस स्टेशन मिलकर एक दूसरे के मध्य में जानकारी को कम्युनिकेट करते हैं तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सेलुलर ट्रांसमिशन। और जब सेलुलर ट्रांसमिशन के नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उसे बोला जाता है क्लस्टर। क्या बोला जाता है, क्लस्टर। अब भाई साहब, अब वीडियो लंबी होने का प्रयास हो रहा है तो एक काम करें, क्या करें, इन ये यूनिट आप यूनिट नंबर 4 भी आप जाके देख लेना, क्योंकि वीडियो लंबी होगी और मोबाइल में वीडियो बनाना टफ होता है। इसलिए बोलता हूँ ज्वाइन बटन ले लो तो कम से कम मैं भी डिजिटल बोर्ड में पढ़ा सकूं, ठीक है। तो भाई साहब ये इतना हो गया। इसके बाद यूनिट नंबर 5 में देखते हैं। ये क्वेश्चन नहीं बनते तो 7987623397 पर व्हाट्सएप कर देना, आपको 100% हेल्प मिलेगी, चाहे थोड़ा सा टाइम लग जाए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में तो मैं आपको केवल और केवल 3 क्वेश्चन बताने वाला हूं। कितने क्वेश्चन बताने वाला हूं भाई, 3 क्वेश्चन। कौन कौन से, पहला आता है एआई, दूसरा आता है क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग, और तीसरा आता है भाई साहब एक्सपर्ट सिस्टम। क्या आता है, एक्सपर्ट सिस्टम। ये हमारे 3 क्वेश्चन हैं। एआई किसको बोलते, अच्छा एक क्वेश्चन और आता है रोबोट लिस्प, लिस्प बोलते हैं, लिस्ट प्रोसेसिंग। ये एक प्रकार की लैंग्वेज होती है और इस लैंग्वेज का उपयोग एआई को बनाने में किया जाता है। अब एआई का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, क्रमिक बुद्धि, कृत्रिम बुद्धि, ठीक है ना। कृत्रिम बुद्धि मतलब मानव की बुद्धि यूज होती है, ठीक है। एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, क्या है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको सोचने, समझने और कार्य करने की क्षमता मानव के जैसी होती है, उसे हम एआई कहते हैं, ठीक है। और एआई जब बनाया जाता है तो उसमें एक लैंग्वेज यूज होती है जिसे लिस्प कहा जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, ऐसी कंप्यूटिंग जो इंटरनेट के माध्यम से हम चलाते हैं, डेटा रियल टाइम में काम करते हैं, स्टोर करते हैं, वो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है। और ये भी कितने प्रकार की होती है भाई, ये 2 प्रकार की होती है, एक डिप्लॉयमेंट के आधार पर, एक सर्विस के आधार पर। डिप्लॉयमेंट के आधार पर भी 3 प्रकार की होती है, पब्लिक 4 प्रकार की होती है, पब्लिक, प्राइवेट, कम्युनिटी और हाइब्रिड, ठीक है ना। और सर्विस के आधार पर कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, आस पास सास। अब बोलोगे सर ये कैसे समझेंगे, तो इसका भी मैंने पर्सनल वीडियो बनाया है। एक्सपर्ट सिस्टम की बात करते हैं तो एक्सपर्ट सिस्टम का आता है लाभ हानि, ठीक है, और इसके आते हैं लक्षण। तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।